हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन अनदर वीडियो। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पूरा 10th आईसीएसई का फिज़िक्स का सिलेबस कवर करने वाले हैं। और सबसे पहला चैप्टर जहां से हम इस सीरीज़ की स्टार्टिंग करेंगे वो है फोर्स। चैप्टर नंबर 1 फोर्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले दिमाग लगा के समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का वेटेज आपके एग्जाम्स में तकरीबन 5 to 6 मार्क्स का होता है, यानी 5 से 6 मार्क्स का ये चैप्टर आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जहाँ से ये चीज़ हमें स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम टर्म डिफाइन करने वाले हैं फोर्स, कि फोर्स होता क्या है ना। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो बच्चों को फोर्स की एक डेफिनेशन याद रहती है जो कि बचपन से उन्हें रटाई जाती है कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या है, एक पुश है या तो एक पुल है ना। देखिए, मैं बहुत एग्री नहीं करता इस डेफिनेशन के साथ, तो थोड़ा डिटेल्ड और अच्छी डेफिनेशन क्या है फोर्स की जानने की कोशिश करते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज एन एक्सटर्नल कॉज, it is an external cause that either changes or tends to change the state of rest or motion of a rigid body or shape and size of a non rigid body। यानी कि फोर्स क्या है बेटा, फोर्स एक टाइप का एक्सटर्नल कॉज है ना। फोर्स एक टाइप का एक्सटर्नल कॉज है जो करेगा क्या, या तो वो किसी रिजिड बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करेगा। यानी अगर कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिस पर आप जितना मर्जी चाहे फोर्स लगा लो, आप उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस को वेरी नहीं कर सकते। यानी अगर ये दो मॉलिक्यूल हैं, लेट अस से मॉलिक्यूल M1 और M2, इनके बीच की डिस्टेंस अगर है R1, तो इस बॉडी को, इसका शेप चाहे जैसा हो, हम इसे इसे रिजिड बॉडी तब कहेंगे जब हम जितना मर्जी फोर्स लगा लें लेकिन इसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग को वेरी ना कर सकें। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग को हम लोग वेरी ना कर सकें, मतलब चाहे जितना मर्जी आप इसको दबा लो, खींच लो, ये वेरी नहीं करेगा। इसे हम लोग कहते हैं एक रिजिड बॉडी। फिर उसके बाद नॉन रिजिड बॉडी क्या है, जहां पर ये डिस्टेंसेस वेरी कर गई, उनको हम कहेंगे नॉन रिजिड बॉडी। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक टाइप का एक्सटर्नल कॉज है। ये एक्सटर्नल कॉज करता क्या है, ये एक्सटर्नल कॉज किसी भी एक रिजिड बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, जबकि किसी एक नॉन रिजिड बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। जैसे अगर मैं और एग्जांपल दूं आपको, क्ले एक टाइप की क्या है, क्ले एक टाइप की नॉन रिजिड बॉडी है। तो क्ले को अगर आप दबाओगे तो क्ले का शेप इजीली चेंज हो जाता है, जबकि अगर हम पत्थर को देखें, कोई एक कंकड़ उठा लीजिए, आप पेबल उठा लीजिए, उसको दबाइए, उसका शेप एंड साइज इजीली चेंज नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसे किसी चीज से रख के, मान लीजिए हैमर वगैरह है, आप उसे रख के स्ट्राइक करें, वो टूट सकता है। लेकिन थोड़ा बेटा सोचो इस चीज को कि अगर ये पत्थर है और ये पत्थर ऐसे करके टूट जाएगा, तो टूटने से क्या हुआ, टूटने से ये दो मॉलिक्यूल अलग हो गए, लेकिन अगर ये वापस जुड़ेंगे तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग तो उतनी ही आई ना जितनी पहले थी। क्या उस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमेशा एक चीज याद रखें कि फोर्स क्या है, फोर्स एक टाइप का एक्सटर्नल कॉज है। एंड करता क्या है, ये किसी भी रिजिड बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करेगा। यानी अगर वो रुकी हुई है तो चला देगा, चली हुई है तो रोक देगा, और अगर एक नॉन रिजिड बॉडी है तो उसके शेप और साइज को चेंज कर देगा। ठीक है, आप ये लिख लें जल्दी से।
उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला आपको क्लास 9th में न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया था। फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। ये अपने आप में एक कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसके बाद इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन। इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल N से, राइट। इसके बाद इसकी CGS यूनिट क्या होती है, इसकी CGS यूनिट होती है डाइन, ठीक। अब यहां पर आप एक चीज और याद रखना कि एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। एक न्यूटन में कितने डाइन्स, 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक। इतनी बातें हैं, ये फोर्स का बेसिक है, आप जल्दी से इसे नोट कर लें। आगे समझते हैं अब हम। अच्छा, ये तो हमने की बेसिक पे बात। अब इसके बाद यहां पर दूसरी चीज आपको क्या समझनी है, देखिए फोर्स में अब इसके बाद टॉपिक आएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके बाद का टॉपिक हमें समझना है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक। अब यहां पर सबसे पहले दूसरी हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे, हेडिंग है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अब यहां पर ये जो शब्द मोमेंट है, सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे सभी लोग। ये जो यहाँ पे मैंने शब्द लिखा है मोमेंट, इस मोमेंट शब्द का मतलब है टर्निंग इफेक्ट। इस मोमेंट शब्द का मतलब क्या है, टर्निंग इफेक्ट। यानी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, तो वो उस ऑब्जेक्ट को घुमा कैसे सकता है, वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को घुमा कैसे सकता है, हमें ये अब इन डिटेल समझना होगा। अच्छा, अगर सभी बच्चे थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम निकाल करके एक बात सुने और समझने की कोशिश करें। आप क्लास 9th में ICSE में चैप्टर नंबर 3 में सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इन डिटेल आपने जहां पर भी पढ़ा होगा, जिस भी टीचर से पढ़ा होगा, उन्होंने फोर्स का डिस्कशन कहीं ना कहीं ज़रूर किया होगा कि फोर्स क्या होता है और फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर वहाँ डिस्कशन हो चुका था, तो यहाँ हमें दोबारा फोर्स को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, फोर्स इज़ अ कॉज ऑफ मोशन। बेटा समझो आप इसे पढ़ क्यों रहे हो। फोर्स इज़ अ कॉज ऑफ मोशन, यानी जहाँ पर भी मोशन हो रहा होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। और मोशन की दो सबसे बेसिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, मोशन की दो सबसे बेसिक कैटेगरीज हैं। वन इज लीनियर मोशन, जहां ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है, एंड अनदर इज सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। हालांकि अंतर है, सर्कुलर एक अलग है, रोटेशनल एक अलग है, अभी आगे इस चैप्टर में जानेंगे। फिलहाल आप ये जानो कि लीनियर मोशन और सर्कुलर या रोटेशनल मोशन दो सबसे बेसिक टाइप ऑफ मोशन है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपनी सराउंडिंग्स में। लीनियर मोशन आप क्लास 9th में ICSE में सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ और उसके बाद इक्वेशंस। यहाँ पर अब बारी है रोटेशनल मोशन को ढंग से समझने की। तो इसीलिए चैप्टर का नाम भले ही फोर्स हो, लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट को। दैट इज व्हाई वी आर अबाउट टू स्टार्ट टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, राइट। आई होप ये बात क्लियर होगी कि चैप्टर क्या है और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कंसिडर करिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। कंसिडर करिए कि यहाँ पर एक कोई इर्रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है। रेगुलर शेप का मैंने जानबूझ के नहीं माना है, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ये थॉट्स आने लगते हैं कि सर अगर ये सर्कल है तो क्या ये कंसेप्ट एक स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हो सकता है, या सर अगर ये स्फेयर है तो क्या ये कंसेप्ट एक क्यूबॉइड के ऊपर अप्लाई हो सकता है,
इसलिए इन सब से अलग हटते हुए हमने सिंपली एक इर्रेगुलर शेप की बॉडी को कंसिडर किया, राइट। ये हमने एक इर्रेगुलर शेप की बॉडी को कंसिडर किया, इर्रेगुलर शेप बॉडी। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर आपको किसी चीज़ को रोटेट कराना है, घुमाना है, तो सबसे पहली बेसिक नीड होती है एक फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पिवट। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पिवट, राइट। फिर हमने ये माना कि बेटा कहीं इस पॉइंट से हमने एक फोर्स अप्लाई किया F, हमने एक फोर्स अप्लाई किया F। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो ऑब्जेक्ट में कुछ इस लाइन के अलोंग ही तो अप्लाई हो रहा है, ऐसे इस लाइन के अलोंग। सो दैट हाइपोथेटिकल लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। That hypothetical line is called line of action of force, right? अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा इमेजिन करो बेटा कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो डेफिनेटली ये इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा, ऐसे करके। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अगर आप क्या करो, आप फोर्स को थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर लो, यहां से आप फोर्स अप्लाई करना शुरू करो, यहां से। तो इसी सेम ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। थोड़ा फील करो इस बात को। इमेजिन दरवाजा है, घर में दरवाजा है, रोटेशन वाले डोर्स है ना। कभी आप थोड़ा रुक के ये सोचे हैं कि हमेशा जो डोर हैंडल्स होते हैं वो डोर हैंडल्स कॉर्नर में ही क्यों लगे होते हैं, दरवाजे के बीच में क्यों नहीं लगे होते हैं? क्योंकि सेम दरवाजा बीच से खोलने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फील करिएगा ये बात, है ना। आज एक्सपेरिमेंट करना अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद कि सेम दरवाजा अगर आप बीच से खोलो ज्यादा फोर्स लगेगा, किनारे से खोलो कम फोर्स लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज को घुमाना है, फोर्स इज नेसेसरी, नो डाउट, बिना फोर्स के तो मोशन हो ही नहीं सकता, बट फोर्स इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ फोर्स से आप किसी चीज को घुमा नहीं सकते हो, फोर्स के साथ साथ हमें एक और चीज की जरूरत है, और वो एक चीज है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो व्हाट इज डी? डी इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between pivot and line of action of force, line of action of force। ठीक। अच्छा, तो अब यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स होगा क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स को मैं शॉर्ट में MOF लिख रहा हूं। मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, applied force and perpendicular distance between line of action of force and pivoted point। ठीक, लिख लीजिए आप इसे जल्दी से, ये डायग्राम बना लीजिए और ये फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूले के साथ साथ एक छोटी सी चीज और, ये अपने आप में कैसी क्वांटिटी होगी? ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसकी SI यूनिट क्या होगी? इसकी SI यूनिट होगी फोर्स की यूनिट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की यूनिट, दैट इज न्यूटन मीटर। भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। जल्दी से नोट करें इसे, पूरी कहानी। अब ध्यान दें, अब यहां पर कुछ एक दो बातें और हैं समझने वाली, जैसे ये सारी चीजें नोट में जाएंगी, सारी बातें आपको नोट में लिखनी है। देखो, सबसे पहले नोट में पहला पॉइंट क्या आएगा
द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को एक और नाम से जानते हैं टॉर्क। इज ऑब्टेन्ड by using right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हुए हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, निकालेंगे कैसे, ध्यान दो। जैसे मान लो फोर्स किसी एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक, आप क्या करोगे, फोर्स की डायरेक्शन में अपना पाम इस तरीके से रख दोगे। ये जो फिंगर्स है ये फोर्स की डायरेक्शन में हमेशा रहेंगी। उसके बाद जिस तरफ डिस्टेंस होगा आप उस तरफ फिंगर्स का कर्ल बनाओगे। जिस तरफ डिस्टेंस होगा आप उस तरफ फिंगर्स का कर्ल बनाओगे। ऐसा करते वक्त आपका थंब जिस डायरेक्शन में रहा वो होगी मोमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। जैसे अगर मैं प्रीवियस वाला फिगर लूं, थोड़ा दिमाग लगाना अपना, फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे थे, गुड, तो फोर्स के डायरेक्शन में हमने अपना हाथ रखा ऐसे, डिस्टेंस इस तरफ की थी, पिवट इस तरफ था ना, तो डिस्टेंस इस तरफ की होगी। फोर्स ऐसे लिया, उंगलियों को ऐसे घुमाया, तो ऐसी सिचुएशन में मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ आया, ऊपर की तरफ, ठीक। अच्छा, इसका अगर अभी फील नहीं आ रहा हो कि भाई मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ये कैसे होगा, तो आप एक बहुत ही अच्छा और रिलेटेबल एग्जाम्पल ले सकते हो स्क्रू का। थोड़ा सोच के देखो, स्क्रू, पेंच, दीवार में अगर तुम्हें स्क्रू टाइट करना हो तो कैसे टाइट करते हो आप जो फोर्स होगा, फोर्स कैसे अप्लाई करोगे भाई, रोटेट ही तो करोगे उसे। आप कर रहे हो रोटेशन, लेकिन उस रोटेशन के चलते वो स्क्रू जा रहा है आगे की तरफ। यानी अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि रोटेशनल मोशन इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू लीनियर मोशन, हाँ या ना भाई। अगर आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स से कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, तो वो एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है रोटेशनल मोशन का लीनियर मोशन में। तो आपने फोर्स लगाया भाई, फोर्स लगाया आपने, डिस्टेंस की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया, तो जहां पर थंब आ रहा है, अब स्क्रू के केस में ये ऐसा हो जाएगा, जहां पर थंब आ रहा है अंदर की तरफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा। आपने फोर्स लगाया और डिस्टेंस के डायरेक्शन में से रोल कर दिया, तो ऐसे ऐसे ये आगे की तरफ बढ़ता चला गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि राइट हैंड थंब रूल से हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कैसे निकालते हैं। दूसरा अगर आप एक चीज पे ध्यान दो, यहां पर जो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क है ये आ तो रहा है रोटेशन से ही, क्वांटिटी ये वेक्टर है, आ रहा रोटेशन से। रोटेशन कितने तरीके का हो सकता है, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो वो क्लॉकवाइज होगा, दो ही कैटेगरीज पॉसिबल है। तो इसी के हिसाब से मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो टाइप की है। कौन कौन सी, सबसे पहला क्लॉकवाइज मूवमेंट, सबसे पहला है क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट का डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट कैसा सेट किया गया है, नेगेटिव, साइन कन्वेंशन, ठीक, साइन कन्वेंशन, इसे याद रखना। और फिर आता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा लिया गया है, पॉजिटिव लिया गया है ना। कैलकुलेशन में ये काम आएगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसी होती है, ठीक। ये दो बातें आई होप क्लियर होंगी आपको कि डायरेक्शन क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स का, डायरेक्शन क्या है टॉर्क का, मोमेंट ऑफ फोर्स के दो टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए ये सारी बातें बेटा, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स समझ गए। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। इसमें एक चीज अपने दिमाग में रखेंगे
डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी हमें फोर्स उतना कम लगाना पड़ेगा। इसीलिए दरवाजे के जो हैंडल्स होते हैं वो हमेशा कोने में लगाए जाते हैं ताकि डिस्टेंस ज़्यादा रहे, वही डोर कम से कम फोर्स में ओपन हो सके। क्लियर? इसके बाद जो हमें अगला टर्म समझना है, दूसरी हेडिंग, पहला टॉपिक खत्म हो चुका है, दूसरी हेडिंग रहेगी मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल, ठीक। अब यहां पर बेसिक सी बातें हैं। कपल शब्द का मतलब क्या है? कपल शब्द का मतलब होता है पेयर, ठीक, बेसिक है। कपल शब्द का मतलब है पेयर, और क्योंकि हम फोर्थ चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो यहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे? पेयर ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। सही है। अब ध्यान दीजिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल में क्या अंतर होता है। दो अलग बातें हैं, मिक्स मत करिएगा। दिखने में दोनों एक जैसी लगती हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स का भी यही एक्सप्रेशन है, मोमेंट ऑफ कपल का भी यही एक्सप्रेशन है, लेकिन भाई जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, ध्यान देना। अब कपल कब बनेगा बेटा? हमेशा याद रखो कपल के कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। जैसे सबसे पहले बॉडी का शेप कैसा होना चाहिए? बॉडी का शेप होना चाहिए रेगुलर, बॉडी रेगुलर शेप की होनी चाहिए। दूसरा, बॉडी पर जो पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट करें, पेयर ऑफ फोर्सेस वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक। फिर तीसरी चीज, या तो सेंटर पिविट हो, या तो सेंटर पिविट हो और या तो कुछ भी पिविट ना हो, या तो सेंटर पिविट हो और या तो कुछ भी पिविट ना हो। अगर एक मोमेंट ऑफ फोर्स में, रोटेटिंग बॉडी में हमें ये तीन क्राइटेरिया मिलते हैं, तब हम कहेंगे कि अब ये क्या बन चुका है? ये एक कपल बन चुका है, ठीक। और मोमेंट ऑफ कपल निकालेंगे कैसे? समझिए, बॉडी रेगुलर शेप की होनी चाहिए, या तो सेंटर पिविट हो या तो कुछ भी पिविट ना हो, और पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो। इसमें सारे पॉइंट्स आपको समझ में वैसे आ जाते हैं, सिवाय सेकंड वाला पॉइंट छोड़कर कि सेंटर पिविट हो या तो कुछ भी पिविट ना हो। देखो बहुत छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल आगे दिख गया तो बता दे रहा हूँ। ये जैसे अगर आप इस डिब्बे को देखो, अभी अगर मुझे ओपन करना है इसे, तो यहाँ पे रोटेशन ही तो हो रहा है एक तरीके का, है ना भाई। अगर रोटेशन हो रहा है तो अगर इसमें कुछ पिविट होता तो क्या ये कभी अलग होता? कभी ना अलग होता। अगर अलग हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी पिविट नहीं है, तो या तो सेंटर पिविट हो या तो कुछ भी पिविट ना हो। नो पिविट के केस में भी रोटेशन आसानी से पॉसिबल हो सकता है, ठीक। लिखिए इतनी बात, फिर ये रफ करेंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन है वो बताते हैं आपको फिर। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। यहां पर कंसीडर करिए एक रॉड, कंसीडर करिए एक रॉड, है ना। अगर एक रॉड है, हमने इस पर फोर्सेस लगाए, एक फोर्स लगाया F, मान लो ये पॉइंट है A, और इधर एक फोर्स लगाया F, मान लो ये पॉइंट है B, और हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोल दिया? D बोल दिया, ठीक है। अब या तो भाई सेंटर पिविट है या तो कुछ भी पिविट नहीं है, मान लेते हैं इसमें कुछ भी पिविट नहीं है ना। तो मुझे एक बात बताओ जल्दी से कि ये जो रॉड है इन दो फोर्सेस के लगने से ये कौन से डायरेक्शन में रोटेशन करना शुरू करेगी? सभी बच्चे आंसर दें। ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो टाउ क्रिएट होगा ए के अबाउट वो कितना होगा? वो होगा F इंटू dy2। आधे से ही तो लेंगे ना इसकी डिस्टेंस। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये A का मोमेंट ऑफ फोर्स है, और B के अबाउट जो टॉर्क क्रिएट होगा दैट विल बी F इंटू dy2, ये B का मोमेंट ऑफ फोर्स है। अब
अगर मैं तुमसे कहूं कि इन इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ फोर्सेस से मोमेंट ऑफ कपल बनाने की कोशिश कीजिए। मोमेंट ऑफ कपल कैसे बनेगा? मोमेंट ऑफ कपल तब बनेगा जब इसको इसमें ऐड करेंगे। भाई नेट टॉर्क वही तो मोमेंट ऑफ कपल होगा। मोमेंट ऑफ कपल के 3 क्राइटेरिया, बॉडी का रेगुलर शेप है, सेंटर पिविट नो पिविट है, पेयर ऑफ फोर्सेज इक्वल अपोजिट है। तो इसका मतलब अगर हम टाउ नेट यहां पर निकालने जाएं और टाउ नेट ही मोमेंट ऑफ कपल है, टाउ नेट ही MOC है, उसे निकालने जाएं तो ये हो जाएगा टाउ A प्लस टाउ B, यानी F इंटू D/2 प्लस F इंटू D/2 ये होगा। अब यहाँ पर आप देखो ये 2 टर्म्स रिपीट हुए हैं, यानी ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ F इंटू D/2। 2 से 2 बेटा कैंसिल कर दो, यानी ये बन गया F इंटू D। ठीक, तो टाउ यहाँ पर मोमेंट ऑफ कपल कितना निकल के आ गया? F इंटू D निकल के आ गया। अब अगर आप पिछला फॉर्मूला मोमेंट ऑफ फोर्स भी देखो और मोमेंट ऑफ कपल भी देखो, आपको ये लगेगा, हर बच्चे को यही लगता है जनरली, कि सर ये तो दोनों सेम आ गए, ये भी सर F इंटू D आ गया और ये भी F इंटू D आ गया। अब क्या बेटा देखो, सिर्फ अगर आपको वर्ड्स सेम दिख रहे हैं इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि इस फॉर्मूले का मतलब उस फॉर्मूले के मतलब के सेम है ना, दोनों अलग अलग है। कैसे? देखो, पहले वाले फॉर्मूले में क्या हुआ था? पहले वाले फॉर्मूले में आप ऑब्जर्व करो एक बात कि वहाँ पर एक ही फोर्स था, वहाँ पर पेयर ऑफ फोर्सेस नहीं थे, वहाँ पर हमने 2 फोर्सेस की बात नहीं की थी, और वहाँ का फोर्स लीस्ट फोर्स था और वहाँ की डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस थी। दूसरा, अगर आप फिगर पलट के देखो पीछे, पूरी बॉडी नहीं कवर हुई थी उस डिस्टेंस में, कुछ बॉडी का पार्ट छूट गया था, जबकि यहाँ पर D डिस्टेंस में आप ऑब्जर्व करो पूरी बॉडी कवर हो रही है। ठीक, दूसरा, यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, 2 फोर्सेज हैं, हालांकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, कोई भी लेंगे आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 फोर्सेज हैं, पेयर ऑफ फोर्सेज हैं। तो ये एक्सप्रेशन अलग है, वो एक्सप्रेशन अलग है, मिक्स मत करिए दोनों को। तो अगर हम लिखना चाहें दैट इज करके, इधर लिख देता हूँ, दैट इज करके, है ना, दैट इज करके मैं ये लिखूंगा कि मोमेंट ऑफ कपल, जो वर्ड्स में स्टेटमेंट लिखी हुई है वो क्या है? मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स, भाई दोनों में से कोई एक ही तो सिलेक्ट करेंगे ना, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म, यानी इन दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स ले लो और उसे मल्टीप्लाई कर दो कपल आर्म से, ये हो जाएगा फॉर्मूला एक्सप्रेशन। ठीक, अगेन वही पूरी कहानी, SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। CGS यूनिट क्या होती है? डाइन सेंटीमीटर होती है। 1 न्यूटन मीटर में 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, ये लिख लीजिएगा, ऐड ऑन कर लीजिएगा मोमेंट ऑफ फोर्स में एक रिलेशन और। ठीक, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या है? मोमेंट ऑफ कपल में हम एक रेगुलर शेप बॉडी को या तो सेंटर पिविट या तो नो पिविट के साथ घुमाते हैं 2 फोर्सेस की हेल्प से, जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आया वो F इंटू D है, ये पुराना वाला F इंटू D नहीं है जो मोमेंट ऑफ फोर्स में आया था, वो अलग है, ये अलग है। नोट कर लो बेटा इसे। तो आज हम लोगों ने 2 बेसिक टॉपिक पर बात की, एक है मोमेंट ऑफ फोर्स और दूसरा है मोमेंट ऑफ कपल। अगले वीडियो में इसे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग फिट्स। थैंक यू सो मच।